बलिदान देने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस ने एक बार भी नहीं चाहा, बल्कि वो मंत्री पद उन्होंने बनाई थी। जिस तरह से RLJP वो क्या बेहतर कर पाएगी, क्या वाकई आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे? उम्मीद। बिहार की राजनीति में इन दिनों चाचा और भतीजे के बीच की सियासी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। चिराग पासवान और पशुपति पारस जो एक दूसरे पर लगातार अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसे में सवाल यही खड़े होते हैं, क्या वाकई में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से हाथ मिलाएंगे या नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से बिहार में हम देख रहे हैं कि पशुपति पारस, जिनके सुर पूरी तरीके से अब अपने भतीजे चिराग पासवान के लिए बदल चुके हैं, और देखा जा रहा है कि वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 लोकसभा सीटें और 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत होगी एनडीए की। एनडीए में जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको वह समर्थन देंगे। खुले तौर पर वह साफ तौर पर ये बातें कह चुके हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ चिराग पासवान जो हैं, जो साफ तौर पर यहां पर कहते हुए नजर आए हैं नो थैंक्स, यानी कि जो पशुपति पारस का बयान है उसको लेकर उन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है कि हमें आपकी जरूरत अब भी नहीं है। हाजीपुर पहुंचे बीते कल ही चिराग पासवान, और जहां पर उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी, यानी कि चिराग पासवान पूरी तरीके से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस को वह साथ लेकर चलना नहीं चाहते हैं। क्या चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं इन लोकसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल। और दोनों ही की बीच की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे वक्त से बीजेपी ने प्रयास भी किया था कि दोनों को एक साथ लाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब सीट बंटवारे को लेकर बात हो रही थी दिल्ली में, उस वक्त भी लगातार बीजेपी ने प्रयास किया था कि जो LJP है उसको एक साथ लाया जाए, यानी कि जो RLJP है और LJP-R जो है, इनको एकजुट किया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पर जो पशुपति पारस थे उस वक्त मानने को तैयार नहीं थे, और यही वजह बताते हैं कि बीजेपी पशुपति पारस से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गई, और यहाँ तक कहा कि अब हम एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जो 5 सीटें देने का हमने प्लान बनाया था वो हम आपको एक भी सीट नहीं देंगे। और पांचों की जो 5 सीटें थी चिराग पासवान को उन्होंने दे दी। यहीं से पूरे का पूरा मसला खराब हुआ। जो पशुपति पारस थे उन्होंने तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहा कि अब मैं साथ नहीं चलूँगा। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, और समय के साथ उनको चलना भी, चाहे मजबूरी के लीजिए या ज़रूरत के लीजिए, वो आपको करना पड़ता है। और यही हाल कुछ पशुपति पारस का भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास में जो 4-5 उन्हें मिलाकर जो सांसद थे वो जिस तरह से उनसे अलग हुए, महबूब की बात कर सकते हैं, इसके अलावा बीना देवी अलग हो जाती हैं, प्रिंस राज भी उनके जो सुर हैं वो अलग नज़र आते हैं। तो ये तमाम सारी बातें थी जो कहीं ना कहीं पशुपति पारस को ज़रूर नज़र आ रही होंगी कि उनका जो खेमा था कहीं ना कहीं वो उनके पास से छिन गया, जैसा कि चिराग पासवान के साथ में उन्होंने किया था कि 4-5 जो सांसद थे उन्होंने अपनी तरफ उनको मिला लिया, और एक तरीके से चिराग पासवान एकमात्र अपनी पार्टी के सांसद रह गए। तो यही हाल कुछ बीजेपी ने उनके साथ किया, जहां पर 5 जो सांसद जो सीटें थी सांसद की, उन्होंने एक तरीके चिराग पासवान को दे दी। और यहाँ पर पशुपति पारस के पास जो लगातार ये बात कह रहे थे, लगातार तेवर दिखा रहे थे कि मैं चिराग पासवान से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आपको याद होगा हाजीपुर सीट को लेकर किस तरह की तनातनी आपस में चाचा और भतीजे के बीच में लगातार बनी रही। चिराग पासवान ने बाकायदा वहाँ पर सर्वे भी कराया, उसमें चिराग पासवान को लगभग 70 से 72% के आसपास वोट परसेंट मिलता हुआ दिखाई पड़ा। तमाम सारी बातें हो रही थी, लेकिन पशुपति पारस एक बार भी ये नहीं चाहते थे कि उनका जरा सा भी जो कद है वो हाजीपुर सीट पे कम होता हुआ। जिस तरह से उनके सुर अब बदल चुके हैं चिराग पासवान के लिए, वह कहते हैं कि चाहे यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल हो, चिराग पासवान को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो वह साफ तौर पर कहते हैं कि मैं यहाँ पर जो सीटें हैं उन सीटों पर कैसे भी करके एनडीए की जीत हो जाए उसको मैं समर्थन दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं चुनावी प्रचार भी करूंगा। लेकिन उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चिराग पासवान के समर्थन में वह वोट तक नहीं करेंगे। जो पशुपति पारस साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, लेकिन चिराग पासवान के साथ मेरा रिश्ता कभी भी नहीं रहेगा। वो अचानक से इस तरह से अपने सुर को कैसे बदल सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अब जब ताकत उनके पास नहीं रही, पद उनके पास नहीं रहा, लोग उनके पास नहीं रहे, तो जाहिर बात है कि उनको ऐसे वक्त में याद आता है कि चलिए वापस चला जाए, वापस अपने जो कह सकते हैं भतीजे के साथ में जुड़कर कुछ काम किया जाए। लेकिन देखिए, पहले भी हम देख चुके हैं कि लगातार कोशिश हुई, लगातार इस बात को लेकर जो है बातें बनी कि भाई चिराग पासवान जो हैं और खासकर जो पशुपति पारस हैं, तमाम गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आना चाहिए, उनको एक साथ चलना चाहिए। लेकिन जो पशुपति पारस है उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनको ये तक याद नहीं रहा कि मेरे भतीजे के पास एकमात्र सीट उनकी जो बची है, इसके अलावा उनके पिता भी इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो उनके साथ मिलकर चला जाता। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव के जब पिता की मौत हो जाती है, देहांत हो जाता है, उसके ठीक बाद जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनके पास आते हैं और जो पार्टी एक साथ विलय कर लेते हैं। तो कई बार परिवार के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बलिदान देने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर पशुपति पारस ने एक बार भी नहीं चाहा, बल्कि वो मंत्री पद पे बने रहे और ये बात कहते रहे कि एक बार कोई भी संभावना नहीं है कि हमारा जो पूरा जो मिलन है वो दोबारा हो सके। लेकिन देखिए, हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती, हमेशा आप ताकतवर नहीं रहते। आज अगर आपके पास कोई पद है वो कल रहेगा, ये ज़रूरी नहीं है। वैसे ही कुछ अब दिखाई पड़ता है कि पशुपति पारस, जिनके पास अब ना तो पार्टी रही और ना ही पद रहा, तो ऐसे में जो चिराग पासवान, उनको भी बहुत ज़रूरत है नहीं कि आप आइए या मत आइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो चिराग पासवान है वो बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं, स्पष्ट उनका रुख है कि अब वो चाचा के साथ भी हाथ नहीं मिलाएंगे। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त पशुपति पारस जो थे ज़रा सी बात भी मानने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि हाजीपुर की जो सीट थी, बीजेपी ने कहा कि ये चिराग पासवान को आप दीजिए, इसके अलावा बाकी सीटों पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस ने उनका जो प्रपोजल था वो ठुकरा दिया और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी आला कमान था इस बात से काफ़ी नाराज़ भी हुआ। और यही वजह रही कि आज पशुपति पारस की हालत ऐसी है कि वो ना घर के रहे और ना वो घाट के रहे। क्योंकि जी, आने वाले समय में क्या पशुपति पारस को कोई सियासी फायदा हो सकता है? लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है और दावे तो साफ तौर पर यह भी किए गए कि राज्यपाल पद पर उनकी ताजपोशी देखने को मिल सकती है। क्या चिराग पासवान से हाथ मिलाने के बाद पशुपति पारस को एक बड़ा फायदा होगा? अगर चिराग पासवान इस तरीके से नहीं मान रहे हैं तो क्या संपर्क साधने की कोशिश की जा सकती है? क्योंकि प्रिंस राज को लेकर भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से पशुपति पारस के बारे में बात कही जा रही है, जाहिर बात है कि अब उनका जो राजनीतिक कद था वो उतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत रहा नहीं है। अब ऐसे में अब उनको लग रहा है कि अगर चिराग पासवान के खिलाफ भी अगर वो रहे, बीजेपी के खिलाफ भी अगर वो रहे, तो उनके हाथ में कुछ आएगा नहीं। इसलिए लगातार जो बात कही जा रही है कि ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई बीजेपी और जो एनडीए कुनबा है वो 40 से 40 सीटें बिहार में जीता हुआ नजर आएगा। अब पूरी तरह से उनके सुर बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यही बात लगातार कही जा रही है। हो सकता है कि बीजेपी आने वाले दिनों में अगर पावर में आती है तो उनको एक बार फिर किसी बेहतर कह सकते हैं पद पर बैठा सकते हैं और ये तक खबरें हैं कि राज्यपाल उनको बना सकते हैं। वहीं प्रिंस राज के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो नीतीश कैबिनेट है उसका भी हिस्सा बनते हुए नजर आए। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से चिराग पासवान उनको पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं, या आप मानकर चलिए कि उनकी जो एंट्री है वो एलजेपी आर में तो होने से रही। अब जो उन्होंने पार्टी का गठन किया था, जो पार्टी उन्होंने बनाई थी, जिस तरह से आर एलजेपी, वो क्या बेहतर कर पाएगी? क्या वाकई आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे? उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उम्र भी कहीं ना कहीं उनके आड़े आ रही है। ऐसे में चिराग पासवान चूंकि युवा हैं, इसीलिए बीजेपी ने भी उनके ऊपर दांव आजमाया है, क्योंकि इसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव भी है। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पर चिराग पासवान को बीजेपी वरीयता देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो पशुपति पारस है, अब जो राजनीतिक भविष्य उनका है वो पूरी तरह से अधर में जाता हुआ नजर आता है। वैसे में अगर जो उनके पास बचता है कुछ ले देकर, तो वो बीजेपी का साथ देना ही बचता है। इसीलिए तमाम सारे बयानों में वो ना सिर्फ जो चिराग पासवान की तरफ आने का रुख कर रहे हैं, बल्कि ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से बिहार के अंदर परचम जो जीत दर्ज करने वाली है, बड़ी जीत दर्ज करने वाली है और यहाँ पर वो 40 की 40 सीटें जीतेगी। और जो तमाम बयान उनके अब बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आना चाहते हैं, ताकि कोई ना कोई पद उनके हिस्से आ जाए। और जो फिलहाल कह सकते हैं कि जो राजनीति से उनका एक तरीके से उनको दरकिनार किया गया है, वो कहीं ना कहीं बच सके और किसी पद पर बैठे हुए नजर आए और आने वाले दिन जो है उनके बेहतर तरीके से गुजरने वाले हो सके। क्योंकि राजनीति तो फिलहाल वो छोड़ने वाले नहीं है, जैसा वो कह भी रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको इग्नोर किया, गुस्से में भी थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वाकई राज्यपाल बनाकर उनको एक जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती हुई नजर आ रही है। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान अपना फैसला बदलते हैं या फिर नहीं। पशुपति पारस का अब अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि चिराग पासवान ये भी कह चुके हैं कि मेरे पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपना हाथ ही मेरे सिर से हटा लिया, मुझे अलग थलग कर दिया। और उसके बाद देखा गया कि चिराग पासवान पूरी तरीके से बीजेपी से जुड़े रहे। अब देखना यही होगा कि चिराग पासवान को क्या वाकई में बीजेपी हाईकमान मना पाएंगे पशुपति पारस के लिए या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।